हाँ तो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं सर्कुलर मोशन के सेकंड वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपल टर्म में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है पहले वो समझो। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट, यानी कि बॉडी बेटा इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि 1 सेकंड में 5 मीटर तो अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, 1 सेकंड में मान लो 10 डिग्री घूमता है तो दूसरा सेकंड में भी 10 डिग्री घूमेगा, तीसरे सेकंड में भी 10 डिग्री घूमेगा, चौथे में भी 10 डिग्री घूमेगा। यानी कि इट विल कवर इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लिख लें आप लोग, मैं लिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स द बॉडी विल कवर इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है बेटा? स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड कांस्टेंट कैसे रह रही है देख भाई, अगर वो इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा। उसकी क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। इक्वल, ऑब्वियसली बात है, इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एंगुलर स्पीड सेम है और एंगुलर स्पीड यानी कि क्या, ओमेगा कांस्टेंट है। अच्छा एक और बात देखें, एंगुलर स्पीड सेम है, अच्छा ओमेगा सेम है तो v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। याद है टेंजेंशियल वेलोसिटी जो थी आपकी वो क्या था बेटा? रेडियस इंटू ओमेगा था कि नहीं, याद होगा आप लोग को, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो टेंजेंशियल स्पीड होगी v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल हर जगह देख r की वैल्यू वैसे भी कांस्टेंट है और ओमेगा हमने बोला है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहती है, तो r ओमेगा क्या हो गया? कांस्टेंट। r ओमेगा कांस्टेंट, तो हर जगह पे r ओमेगा की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। यानी बॉडी का जो रफ्तार होगी वो क्या होगी बेटा? सेम। यानी कि बॉडी की स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। इसका एक कॉमन एग्जांपल होता है, आपने मान लो फैन को स्विच ऑन किया और फैन चल रहा है, घूम रहा है, फोन घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। अब मान लो फैन को स्विच ऑन करके 5-6 मिनट हो गया, इसके बाद फैन तो यूनिफॉर्म स्पीड में घूमता रहता है। दैट इज द एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अर्थ घूम रहा है बेटा सन के अबाउट, दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मून घूम रहा है बेटा सन के अबाउट, सॉरी मून घूम रहा है अर्थ के अबाउट, दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन ये एग्जाम्पल बेटा आप बिल्कुल यूज मत कीजिएगा अर्थ और सन का या मून का, क्योंकि अर्थ और सन जो है बेटा दैट वो परफेक्टली सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहा है, वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, अभी आपको जानने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये एग्जांपल यूज़ मत कीजिएगा, मतलब बेटर होगा अगर आप यूज़ ना करो, क्योंकि वो प्रॉपर सर्कुलर पाथ ही नहीं है, ठीक है। चलो देखो, अब एक बार समझते हैं इस चीज़ को अच्छे से। चलो स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि देख हर मोमेंट में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी क्या है बेटा? वेरिएबल। क्यों वेरिएबल? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एंड इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग वी कैन से दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग। अच्छा वेलोसिटी चेंज है, चेंज हो रही है, यानी ये कैसे टाइप का मोशन हुआ? किस मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन। हेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। वाई इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन? क्योंकि बेटा इसमें स्पीड चेंज नहीं हो रहा, स्पीड चेंज नहीं हो रहा, रैदर इसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, हैंस इट इज कॉल्ड एन एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप यहाँ तक आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अच्छा एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन भी कुछ होगा। एक्सेलरेशन जो होगा क्या हमें वो निकालना पड़ेगा? बिल्कुल हमको वो निकालना पड़ेगा, जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा अभी हम लोग निकालेंगे, देख कैसे निकालते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, इन सिंपल वर्ड्स। कितना समय में वो कितना वेलोसिटी को चेंज करता है, वही बेटा आपका एक्सेलरेशन होता है। चलो मान लो एक बॉडी है, आप लोग लिखें ए बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ए बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लिख लो, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है बेटा? ओमेगा। ओमेगा से वो घूम रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वो घूम रहा है। इन टाइम स्मॉल टी, in time small t, it covers the angular displacement of theta, d theta लिख लो। it covers the angular displacement of d theta in time, in time, in time dt, it covers d theta। अच्छा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को मैं डी वी बाई डी टी भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें।
कोई बड़ी बात है नहीं उसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? चलो सुनो। अच्छा अब देखें, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v इक्वल टू आर ओमेगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा? इसको मैं थोड़ा अच्छे से अगर डायग्राम को बनाऊँ, थोड़ा अच्छे से डायग्राम हो तो आपको भी प्रॉपर फील आएगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा? v1 इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे भी v2 इक्वल टू क्या होगा? आर ओमेगा। वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग है बेटा? वेलोसिटी अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी? अच्छा चेंज इन वेलोसिटी अगर मेरे को निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। अच्छा वेलोसिटी दोनों के दोनों वेलोसिटी वेक्टर है, और वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। क्या मैं वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ? और अगर मैं वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो दोनों वेक्टर को सेम पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों को किससे स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा? सेम पॉइंट से। चलो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये मान लो v1 है, ये मान लो v1 है, इसको मैं पीछे लेके आया ताकि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? v2। ये क्या हो गया बेटा आपका? v2। अब कुछ चीज़ें समझें आप कुछ चीज़ें समझें। अगर मैं इसको पीछे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड करूँ, मुझे नहीं पता आपको कितना क्लियरली दिख रहा होगा, अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ, एक बात बताओ, ये अगर डी थीटा है, व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। व्हाई 90 डिग्री? बिकॉज वेलोसिटी इज ए टेंजेंट एंड दिस इज द रेडियस। टेंजेंट एंड रेडियस है परपेंडिकुलर। सेम रीजन के लिए ये भी कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। अच्छा ये 90 ये 90, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 180। ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, आपको दिख रहा होगा क्वाड्रिलेटरल। यहाँ से शुरू हुआ, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है। तो ये अगर डी थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस डी थीटा। दिस एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस डी थीटा। तो आप लोग खुद एक बात बताएं, ये वाला एंगल क्या होगा? फिर ये वाला एंगल क्या होगा? दिस विल बी डी थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन है। तो ये अगर 180 डिग्री माइनस डी थीटा है तो ये भी कितना होगा? डी थीटा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब आप एक बात समझें, ये क्या था? ये लाइन कौन सी थी? ये वेलोसिटी v1 की लाइन थी। ये लाइन कौन सी थी? ये वेलोसिटी v2 की लाइन थी। तो v1 की लाइन और v2 की लाइन के बीच में एंगल कितना है? डी थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूँ v1 और v2 के बीच में एंगल कितना होगा बेटा? डी थीटा। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चीज, तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी dv इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v2। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? v1। तो v2 माइनस v1 वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अच्छा जो सेकंड टर्म में उससे शुरुआत होती है, याद होगा आपको, जो सेकंड टर्म में उससे शुरुआत होती है। सेकंड टर्म क्या है बेटा? v1। तो v1 से शुरुआत होगी, यानी ऐसा होगा कि नहीं? तो दिस विल बी dv। दिस विल बी व्हाट? dv। समझ में आया बच्चों? आप लोग एक बार डायग्राम बना लें, फिर मैं डायग्राम में थोड़ा और एडिटिंग करूँगा। डायग्राम बना लें, मैं डायग्राम में थोड़ा बहुत एडिट करूँगा। आई होप बना लिया होगा। अब एक चीज़ देखें, अब एक चीज़ देखें, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट दोनों को एक बार जोड़ ले, दोनों को एक बार जोड़ ले, दोनों को जोड़ लिया आपने, दोनों को जोड़ लिया। क्या मैं कह सकता हूँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट ds। दैट विल बी व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ds, लीनियर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट बच्चों? अब एक चीज़ देखो, इसको I मानो, इसको F मानो, इसको O मानो, इसको मानो A B, इसको मानो C। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अब आप एक बात बताओ, ट्राइंगल ACB एंड ACB एंड FOI सिमिलर है कि नहीं? ट्राइंगल ACB और FOI सिमिलर है कि नहीं? क्यों सिमिलर है? क्योंकि देखो इसका लेंथ, ये v1 है, ये v2 है, लेकिन हमको पता है v1 और v2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? सेम। अच्छा मैग्नीट्यूड सेम है यानी लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या होगा? सेम। लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या होगा? सेम। यानी ये भी r ओमेगा होगा और v2 का ये भी r ओमेगा होगा, यानी ये दोनों सेम, दोनों साइड सेम और उनके बीच का एंगल सेम डी थीटा। इसका भी रेडियस, ये भी r, ये भी r, तो दोनों साइड सेम, इसके बीच का एंगल क्या हो गया बेटा? डी थीटा। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे SAS सिमिलैरिटी मिल रही है अपने को?
दोनों साइड सेम, दोनों आपको दिख रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड सेम, ये दोनों साइड सेम, और बीच में एंगल भी इनका डी थीटा है। क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर? अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल के साइड के रेशियो क्या रहेंगे? साइड के रेशियो सेम, यानी कि मैं कह सकता हूँ डी वी डिवाइडेड ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? एफ आई डिवाइडेड बाई एफ ओ। आप खुद बात बताएं, ए बी क्या है? ए बी क्या है बेटा? डी वी डिवाइडेड बाई ए सी क्या है बेटा? ए सी क्या है? आर ओमेगा, इक्वल टू एफ आई क्या है? एफ आई क्या है? डी एस डिवाइडेड बाई एफ ओ क्या है? एफ ओ इज रेडियस। यहाँ तक समझ में आया बेटा? इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, इस चीज़ को लिख दें यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी वी बाई आर ओमेगा इक्वल टू डी एस बाई आर। अब दोनों तरफ आप एक बार टाइम से डिवाइड कर ले, दोनों तरफ किससे डिवाइड करें बच्चे? टाइम से डिवाइड करें, डी टी से डिवाइड करें, तो डी वी बाई आर ओमेगा को ऐसा कर यहाँ पे लिख दे 1 बाई आर ओमेगा इंटू डी टी इक्वल टू डी एस आर आगे डी टी। समझ में आया? अच्छा, डी वी बाई डी टी क्या है बेटा? एक्सेलरेशन, तो 1 बाई आर ओमेगा इंटू एक्सेलरेशन ए। डी एस बाई डी टी, वट इज डी एस बाई डी टी? डी एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डी टी क्या है? जो समय लगा इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो डी एस बाई डी टी क्या होगा बेटा? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, वी बाई आर। एक बार बता, ए इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? ओमेगा को ऐसा अगर बाहर लेके चले जा, वी ओमेगा आर डिवाइड बाई आर, आर और आर कैंसिल, आर और आर कैंसिल। अच्छा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? याद है v इक्वल टू आर ओमेगा था, अभी कराया था ना, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है? तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं याद? अच्छा, ऐसे अगर v को आर ओमेगा लिखते, v को आर ओमेगा लिखते, तो आर ओमेगा इंटू ओमेगा, तो ये क्या हो गया बेटा? ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आया? ये क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर आर। एक और चीज़, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? वी बाई आर, वी बाई आर लिखते ओमेगा को, तो v इंटू वी बाई आर, तो कितना आया बेटा? वी स्क्वायर बाई आर, सफिक्स सी डाला, क्यों डाला सर? आप लोग ये बात देखें, चेंज इन वेलोसिटी किस तरफ है? एरो देखें, चेंज इन वेलोसिटी इस तरफ है कि नहीं? और ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है? इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या कहा जाता है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको इतना नीचे मैंने लिखा है, इतना नीचे आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा तो मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। नहीं बच्चों, एकदम नीचे में है बट दिख रहा है। इसके सिंस द चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टेड। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? देख इधर देख, एक्सेलरेशन इज द, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही डायरेक्शन होता है जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। चेंज इन वेलोसिटी किस तरफ है बेटा? सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ, हैंस इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने क्लास 9 में शब्द सुना भी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाई? बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। एक बार लिख लें बेटा जो चीज़ बोर्ड्स में लिखा हुआ है, जो चीज़ बोर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इतना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो व्हाट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma। हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लिया है, अब हम क्या निकालेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी ये हो गया बेटा m ओमेगा स्क्वायर आर और एम वी स्क्वायर बाई आर। लिख ले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट डाउन कर ले। हाँ तो बच्चों, अभी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा फील करेंगे कि असलियत में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है, क्या है इसका मतलब? सेंटर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर मोशन करा रहा है। इसको लिखने से पहले, इसको समझने से पहले आप एक बार कॉपी में लिख लो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए नेसेसरी फोर्स फॉर बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। एक बार आप लिख लें, ठीक है? इसके बाद मैं समझा रहा हूँ प्रॉपर, आप लोग को फील देके समझा रहे हैं कि हो क्या रहा है। इधर देखिए, पहले फील से समझते हैं। एक बात बताओ, मान लो एक बॉडी है यहाँ पे, अगर इसमें एक बॉडी है, मान लो कोई अगर फोर्स नहीं लगता, न्यूटन का पहला सिद्धांत क्या कहता है? व्हाट डज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज? ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यानी कि एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। जैसे ये बॉडी है मान लो,
उसको स्ट्रेट लाइन में जाना है, उसको जाना है ऐसे है तो वो ऐसे ही जाएगा। वो ऐसा क्यों मुड़ेगा? वो नहीं मुड़ना चाहिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। और जो कि रियलिटी, आप किसी भी चीज़ को फेंको वो सीधी ही जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती, वो सीधी ही जाने की कोशिश करेगी। तो कोई बॉडी अगर सीधी जा रही है तो मानो बॉडी थोड़ा सीधी गई, तो इसको सर्कुलर पाथ में आना है। सर्कुलर पाथ में आना है तो किसी फोर्स को खींच के इसको सर्कल में लाना पड़ेगा कि नहीं? खींच के सर्कल में लाया। नेक्स्ट, अब ये बॉडी फिर से स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रही है, फिर से स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रही है, फिर से कोई एक फोर्स इसको खींच के सर्कुलर पाथ में लेके आ गया, फिर से बॉडी स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रही है, फिर से कोई फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में लेके आने की कोशिश कर गया, फिर से स्ट्रेट जाना चाहती है, फिर कोई सर्कुलर पाथ में लेके आ रहा है। तुम अच्छे से देखोगे कांस्टेंट एक फोर्स लग रहा है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में लाने की कोशिश कर रहा है, और वो जो फोर्स लग रहा है दैट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। बॉडी स्ट्रेट जाना चाहती है, लेकिन अगर सर्कुलर पाथ में रहना है तो पक्का किसी को फोर्स लगाना पड़ेगा सेंटर की तरफ, तभी बॉडी स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर पाथ में आ पाएगी। समझ में आया? अभी रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि बॉडी इतना आगे गई फिर वापस खींचा, नहीं। रियलिटी में सेंट्रीपिटल फोर्स हर टाइम खींचता रहता है, हर टाइम खींचता रहता है। थोड़ा आगे जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर खींच लेगा, थोड़ा आगे जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर खींच लेगा, थोड़ा आगे जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर खींच लेगा, थोड़ा आगे जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर खींच लेगा। और ये इतना जल्दी हर टाइम खींचते रहता है, हर टाइम खींचते रहता है, तो बॉडी लगभग सर्कुलर मोशन ही करती रहती है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स एक नेसेसरी फोर्स है जो आपका बॉडी को सर्कुलर पाथ में बनाए रखे। समझ में आया? आई होप इतना तक समझ में आया होगा। अब कुछ एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, हालांकि आप मेरे नोट्स चेक करेंगे तो नोट्स में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, हालांकि वो सारा एग्जांपल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कुछ कुछ एग्जांपल कवर करूंगा ताकि आपको फील आ जाए। तब भी आप नोट्स लाइक रेफर कर सकते हैं मेरा नोट्स, उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पहला, एक लड़का है, मान लो आपने देखा होगा कि कुछ लड़के होते हैं अपने हाथों में रस्सी लेकर, रस्सी के एंड में पत्थर बांध के सर के ऊपर घुमाते रहते हैं। सर के ऊपर क्या करते रहते हैं? घुमाते रहते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने। ठीक है, तो पत्थर लेके घुमा रहा है, तो पत्थर कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना जरूरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लग रहा है? देखिए, ऑब्वियसली बात है, ये रस्सी में टेंशन आएगा टी, जो पत्थर को इस तरफ खींच रहा होगा, दैट टेंशन विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है? ये जो टेंशन है दैट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर यार नहीं सर समझ में तो आया नहीं। तो इमेजिन कर, अगर मान ले मैंने रस्सी को काट दिया तो पत्थर देख ऐसे जा रहा था, तो ऐसे चले जाएगा कि नहीं? जहाँ पे रस्सी टूटेगी वहाँ से स्ट्रेट चले जाएगा। आप घर में ट्राई करके भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा संभल के, कुछ घर का चीज़ मत तोड़ना। ऐसे रस्सी को घुमाओ और अचानक रस्सी को छोड़ दो तो पत्थर सीधा जाती है। सीधा क्यों जा रही है? क्योंकि जैसे ही रस्सी टूटी या रस्सी को आपने छोड़ दिया, रस्सी में टेंशन क्या हो गया बेटा? जीरो। जैसे ही रस्सी टूटी या रस्सी को आपने छोड़ दिया, रस्सी में टेंशन क्या हो गया? जीरो। रस्सी में टेंशन अगर जीरो हो गया तो क्या रस्सी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, यानी ये बॉडी को सर्कुलर पाथ में नहीं रख पाएगा। समझ में आया कि नहीं? वही तो होता है। इसीलिए रस्सी का टेंशन बहुत ज़रूरी है। आई होप समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट चीज़ आप ये वाला समझें, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ कर रहा है। सर्कुलर पाथ कर रहा है तो उसको कहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन लगा रहा है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड from the electrostatic force of attraction between a negative and positive charge particle, between a negative and a positive charge particle। आई होप समझ में आया होगा बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट? बिल्कुल कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, चलो लिख लें इसको। ये सब आपके बेसिक एग्जाम्पल थे, ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मैं हमारे सिलेबस में जो बेटा एग्जाम्पल है मैं आपको वो कराता हूँ, हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल है मैं आपको वो कराता हूँ। ठीक है, आप ऐसा देखें, आपने देखा होगा, आप जब गाड़ी के अंदर बैठते हो, गाड़ी जब टर्न लेती है, गाड़ी टर्न ऐसे लेती है। देखो, गाड़ी जब टर्न लेती है, गाड़ी देखा होगा आपने ऐसे टर्न ले रही है,
ऐसे आके टर्न ले रही है, तो गाड़ी के अंदर जो झूला होता है, झूला बाहर की तरफ हो जाता है। क्या आप ऐसा समझो, गाड़ी के अंदर देखा होगा सामने झूला टंगा रहता है, जो आपका ड्राइवर के साइड में झूला एक टंगा रहता है, तो वो झूला थोड़ा बाहर की तरफ हो जाता है। या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, आप जब गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी टर्न ले रहा है, गाड़ी मान लो ऐसे टर्न ले रहा है, तो आप बाहर की तरफ फोर्स फील करते हो कि नहीं, बाहर की तरफ फोर्स फील करते हो, समझ में आ रहा है। तो गाड़ी के अंदर झूला लटका होगा, झूला किस तरफ जाएगा, बाहर की तरफ। तो ये गाड़ी है जो ऐसे जा रही है, समझ में आ रहा है, ऐसे टर्न ले रही है, यहाँ से अंदर जाके फिर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, झूला होगा वो ऐसे हो जाएगा, अंदर एक झूला रखा हुआ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको समझते हैं एक बार। टेंशन ऐसे लगेगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, mg, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। टेंशन का क्या कंपोनेंट है बेटा, ऊपर की तरफ, ये मान ले थीटा है, तो यहाँ पे भी ये भी क्या होगा, थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, टी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, टी साइन थीटा। क्या मैं कह सकता हूँ टी कॉस थीटा विल बी बैलेंसिंग mg एंड टी साइन थीटा क्या देगा अपने को, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया बच्चों, क्या समझ में आया आप लोगों को, टी साइन थीटा क्या देगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। लिख लें इसको, एक बार लिख लें। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा, आप कढ़ाई लो, एक कढ़ाई लो, एक कढ़ाई लो, और कढ़ाई में एक मार्बल को लो, और मार्बल को ऐसे कढ़ाई के अंदर मार्बल को ऐसे घुमा के फेंक दो, ऐसे घुमा दो, तो घूमते रहता है कि नहीं, मार्बल सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं, मार्बल सर्कुलर मोशन करेगा। तो यही पूछा है कि वो जो सर्कुलर मोशन करेगा उसको समझाइए। देखिए कुछ नहीं है बेटा, ऑब्वियसली बात है, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा, mg। नॉर्मल किस तरफ लगेगा बेटा, इस तरफ लगेगा, ठीक है। ये एंगल मान लो थीटा है, नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है, तो नॉर्मल के क्या कंपोनेंट आएगा बेटा, एन कॉस थीटा। नॉर्मल का इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, एन साइन थीटा। क्या मैं कह सकता हूँ एन कॉस थीटा विल बैलेंस mg, और एन साइन थीटा की बदौलत बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन, यानी कि एन साइन थीटा विल प्रोवाइड अस सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको इक्वेशन 1 नाम दे, इसको इक्वेशन 2 नाम दे, 2/1। तो एन साइन थीटा बाई एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर mg, v स्क्वायर बाई आर जी। एन और एन कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या हो गया बेटा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, वी स्क्वायर बाई आर जी। आई होप समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ऐसा सेम फेनोमेना आपका उसमें भी होता है बेटा, मौत का कुआं, मौत का कुआं आपने देखा होगा, उसमें भी ऐसा ही सरफेस होता है, बस बॉल की जगह क्या होता है, बाइकर होता है। तो बाइकर भी सेम बेटा, सेम आपका बाइकर जो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे होते, घूम रहे होते हैं, तो आपका एन का कॉस थीटा किसको बैलेंस करता है, mg को बैलेंस करता है, और बाइकर का एन साइन थीटा जो होता है बेटा, वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें आप पहले भी उसमें भी लगा सकते हैं। आप क्या कहते हैं, मौत के कुआं जो आपने देखा है, इसको क्या कहते हैं बेटा, मौत का कुआं ही कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो आपके सिलेबस में भी है, वो हो गया बेटा बैंकिंग ऑफ रोड। क्या हो गया बेटा वो, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, मान लो पहली बात, बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है वो समझो। बैंकिंग ऑफ रोड आपने देखा होगा, वहाँ पे मैं बताता हूँ। जब हाईवे वगैरह में जाते हैं, तो जब गाड़ी का टर्निंग होता है, गाड़ी जब टर्निंग ले रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि जब टर्निंग के टाइम रास्ता थोड़ा ऊंचा होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है। मतलब ऐसा समझ ले, गाड़ी ऐसे अगर टर्निंग ले रही है, तो जब टर्निंग आएगा ना बेटा, रास्ता थोड़ा ऊंचे की तरफ होगा, थोड़ा ऊंचा होगा, मतलब ऐसा होगा, आप समझ सकते हो। डायग्राम में तो बेटा पॉसिबल है नहीं, तभी आप इमेजिन कर सकते हो, आपने देखा भी होगा, उसको बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। यानी कि टर्निंग लेते टाइम जो एजेस होंगे वो क्या होंगे बेटा, थोड़ा ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है। वो क्या होता है समझे, ये गाड़ी टर्न ले रही है, कैसे टर्न ले रही है समझे, ऐसे यहाँ से आई, यहाँ से आई, टर्न ली, बोर्ड के अंदर जाएगी, फिर निकल जाएगी, ऐसे करके, समझ में आया, ऐसे करके टर्न ले रही है कि नहीं, ठीक है। अब देखें, ऑब्वियसली बात है, गाड़ी की वेलोसिटी v है, नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा, mg, इस तरफ क्या लगेगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रहा है। अब आप एक चीज़ देखो, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, क्या आएगा बेटा वो, ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल भी थीटा है, n
कॉस थीटा, इस तरफ क्या आएगा बेटा एन साइन थीटा। अगेन एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा बेटा, एम जी को। एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर, क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। आप 1 और ये इक्वेशन 2, अगेन 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे आपको टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी मिल जाएगा। इसी तरीके के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं बेटा, आप मतलब पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। एक आखिरी एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ, वो है बेटा, लिख लो आप लोग एक बार, लिख लो आप लोग एक बार, वो है बेटा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आपने देखा होगा, साइक्लिस्ट हो गया, ये बाइकर हो गया, जब भी टर्न लेता है तो वो थोड़ा अंदर की तरफ झुक जाता है। बाइकर भी जब टर्न लेता है, मतलब आपने रियलिटी में मतलब ऐसे तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वैसे हाईवे वगैरह में मतलब हाईवे वगैरह में दिखता है, या आप मोटो जीपी रेसेस हो गए, उसमें ड्राइवर क्या होता है, थोड़ा अंदर की तरफ लीन करता है टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। अब वो क्यों करता जो है उस चीज़ को समझते हैं। मान लो ये एक ड्राइवर है, हालांकि प्रॉपर उतना के साथ मैं नहीं बना पाऊंगा, बट आप समझ सकते हो। ये ड्राइवर है, थोड़ा अंदर की तरफ लीन किया है, यानी कि वो कैसे आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है, समझ में, टर्निंग कैसे ले रहा है, देखो ऐसे, ये ड्राइवर है, रास्ता है, ऐसे टर्न ले रहा है, तभी वो अंदर की तरफ झुका है, जिस तरफ टर्न ले रहा है उसी तरफ झुकता है वो, ठीक है। तो देखें ये रास्ता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, टायर में क्या लगेगा बेटा, टायर में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, टायर में क्या लगेगा बेटा, टायर में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब एक चीज़ देखें, इस तरफ थीटा है, ये क्या लगेगा, एन कॉस थीटा। नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, राइडर का वेट लग रहा है एम जी, राइडर का क्या लग रहा है, वेट लग रहा है एम जी, ठीक है। और एन का मैंने एक कंपोनेंट क्या किया, एन कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा बेटा, एन साइन थीटा। क्या मैं कह सकता हूँ एन कॉस थीटा विल बी बैलेंसिंग एम जी। दूसरा एन साइन थीटा will be providing us what, will be providing us centripetal force। समझ में आया कि नहीं, इसको इससे डिवाइड करो, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, एन साइन थीटा बाई एन कॉस थीटा, टेन थीटा बचेगा सिंपली, यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर जी आएगा। बेटा देखो वी स्क्वायर बाई आर जी इतना कॉमन है ना बेटा, ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाई आर जी से हम लोग निकाल सकते हैं, वी विल बी द मिनिमम वेलोसिटी, मतलब मान लो राइडर को 100 किलोमीटर पर आवर से टर्न लेना है, 100 किलोमीटर पर आवर से टर्न ले रहा है, जिस रास्ते में टर्न ले रहा है उस रास्ते का रेडियस मान लो 10 मीटर है, तो उसको वेलोसिटी पता है कितने वेलोसिटी से वो टर्न ले रहा है, जो रास्ता है उसका एक कर्वेचर होगा, तो रास्ते का कर्वेचर यानी कि आर पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पता है, तो वी स्क्वायर बाई आर जी अगर उसको पता है तो उसको पता चल जाएगा कि उसको कितना एंगल में लीन करना है, उसको कितना एंगल में लीन करना है ताकि वो सक्सेसफुल टर्न ले सके, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं कि बोल देगा ए ड्राइवर वांट्स टू टेक ए टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस दे देगा 10 मीटर, बोल देगा कि उसको 60 किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट टर्न करना है, तो पहले 60 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, ये हो गया। इसके बाद आपका 10 थीटा निकल जाएगा, तो कितना डिग्री टर्न करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक और टॉपिक डाले बेटा, कोनिकल पेंडुलम। लिखिए कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम मैं समझा रहा हूँ आपको, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम क्या करता है बेटा, ये करता है, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ये पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम मतलब ऐसा, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ये कोनिकल पेंडुलम है। कोन बना रहा है, इमेजिनरी कोन बना रहा है, नीचे जो पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, नीचे जो पॉइंट क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इमेजिनरी कोन बना रहा है, समझ में आ रहा है, दैट्स कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम जो कर रहा है उसको समझते हैं एक बार बेटा। देखो भाई, ये कोनिकल पेंडुलम है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे टेंशन लगेगा टी, ये एंगल है मान लो थीटा बेटा, तो टेंशन का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा बेटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, टेंशन का अंदर में क्या कंपोनेंट आ जाएगा बेटा, टी साइन थीटा। ऑब्वियसली बात है, सर्कुलर पाथ ये है, ये सर्कुलर पाथ का टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, टी कॉस थीटा क्या करेगा बेटा, उसके वेट को बैलेंस करेगा, और टी साइन थीटा क्या करेगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगेन डिवाइड करो, ये 1 मान ले, ये 2 मान ले,
1/2 क्या आ जाएगा बेटा, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। समझ में आया बेटा? सेम चीज़ रिपीट, कितनी सारी चीज़ें देखो बेटा, रिपीट के बाद रिपीट चल रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। नोट ऑन बेटा, सारा का सारा कर ले। तो बच्चों हम लोग ऑलरेडी सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एग्जांपल कर चुके हैं। अभी एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें क्या बोला है, गाड़ी है। अब इमेजिन करो गाड़ी, आप पक्षी हो और आसमान में उड़ रहे हो, तो आप नीचे देखोगे ना गाड़ी मोशन कर रही है, ऐसे टर्न ले रही है, तो आप क्या देख रहे हो, गाड़ी यहाँ से आई, ये गाड़ी है। इमेजिन कर, जैसे मैं तेरे को बताता हूँ क्या एग्जांपल दूँ। ये चल मान ले गाड़ी, ये मान ले गाड़ी है, ये गाड़ी का फ्रंट है, ये गाड़ी का रियर है, गाड़ी ऐसे जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रास्ता है, ये रास्ता दिख रहा है तेरे को, रास्ता समझ में आ रहा है कि नहीं? तू पक्षी है, तो ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से देखेगा ऐसा दिखेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है बेटा, ये गाड़ी है, ठीक है। तो गाड़ी जब जा रही है, तो गाड़ी में ऑब्वियस सी बात है, मान लो वेलोसिटी v से आगे बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन किस, ऑब्वियस सी बात है। अब रास्ते में मान लें फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, रास्ते में अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे देख तुम्हारा क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू म्यू एन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बेटा, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू म्यू एन। तो v इक्वल टू कितना आ गया बेटा, म्यू। n का वैल्यू कितना होगा बेटा, एम जी। तो म्यू एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, एम और एम कैंसिल, v इक्वल टू रूट ओवर म्यू एम जी। यानी इतना वेलोसिटी से गाड़ी मूव कर सकती है विदाउट गोइंग अंडरगोइंग एक्सीडेंट। रास्ते का ऑब्वियसली फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के कुछ वैल्यू होगी, तो म्यू की कुछ एक वैल्यू होगी, मास का कुछ एक वैल्यू होगा, जी का कुछ एक वैल्यू होगा, ठीक है। तीनों का वैल्यू सॉरी म्यू आर जी, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये जो सर्कुलर पाथ में टर्न ले रहा है उसका रेडियस आर है, तो म्यू आर जी का कुछ एक वैल्यू होगा। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होगा, इस वैल्यू से अगर कम में आप ट्रैवल करो कोई बात नहीं, आप मोशन कर जाओगे। अगर आप ज़्यादा में ट्रैवल करोगे तो बेटा स्लिप करके बाहर चले जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ में आया बेटा? तो दैट इज द मोशन ऑफ ए कार इन हॉरिजॉन्टल रोड। नेक्स्ट हम लोग बैंक्ड रोड में करेंगे, ठीक है बेटा, लिख लें। हाँ तो बच्चों ये बहुत ही थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, बैंक्ड रोड विद फ्रिक्शन। हम ऑलरेडी बैंक्ड रोड कर चुके हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था, थोड़ा टाइम पहले कराया था बेटा। इसमें मतलब गाड़ी होती है ना, गाड़ी जब हाईवे में टर्न लेती है, तो हाईवे का टर्न थोड़ा सा बाहर की तरफ ऊंचा रहता है, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। ये आपको ये आपने पढ़ा भी होगा जूनियर क्लास में हल्का फुल्का बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। तो गाड़ी जब टर्न लेती है तो ऐसे, मतलब टर्न, ये गाड़ी है ना, गाड़ी को ऐसे टर्न लेना चाहिए, ऐसे टर्न लेना चाहिए, लेकिन रास्ता थोड़ा ऊंचा बाहर की तरफ ऐसा थोड़ा निकला रहता है, बाहर की तरफ थोड़ा निकला रहता है, ताकि टर्निंग में उसको आसानी हो, ठीक है। तो अगर ऑब्वियस सी बात है, हम लोग वो वाला हिस्सा बना रहे हैं जहाँ जो हिस्सा ऊंचा है, यानी कि गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे गई ऊंचा उठी, अब घूम के जा रही है, मतलब गाड़ी के ये आपका बोर्ड के अंदर जाके फिर टर्न लेके जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे बोर्ड के अंदर जाएगी फिर घूम के आएगी, यानी दैट इज अ सर्कुलर पाथ। ऐसे सर्कल बना रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो इसमें बेटा क्या फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि बॉडी जब टर्न ले रही है तो बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी बाहर जाने का है, तो फ्रिक्शन बेटा इस तरफ लगेगा। नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा? एम जी लगेगा। नॉर्मल किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। ये एंगल क्या है बेटा? थीटा। दिस एंगल इज थीटा। अच्छा एक बात देखें, नॉर्मल का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा बेटा? नॉर्मल का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा? एन कॉस थीटा। यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा नॉर्मल का? एन साइन थीटा। एक बार मैंने नॉर्मल के एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा में तोड़ दिया, तो क्या मुझे नॉर्मल को दोबारा से बनाने की ज़रूरत है? नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू एन। एन का वैल्यू कितना होता है बेटा? कितना होता है एन का वैल्यू? एन इज इक्वल टू व्हाट? एम जी का कौन सा? एम जी कॉस थीटा, आपको पता होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, चलो देखो, फ्रिक्शन इस तरफ है, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। फ्रिक्शन का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा बेटा? प्लस एफ कॉस थीटा। फ्रिक्शन का नीचे में क्या कंपोनेंट आएगा बेटा? एफ साइन थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली बात है, जो एन कॉस थीटा है वो एम जी प्लस एफ साइन थीटा को बैलेंस करेगा। एन कॉस थीटा है वो बेटा इसको बैलेंस करेगा एम जी प्लस
एफ साइन थीटा को बैलेंस करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं एफ साइन थीटा को इस तरफ लेके चले जाता हूँ। एन कॉस थीटा माइनस व्हाट इज एफ, एफ इज हाउ मच, म्यू एम जी, और इसको आप अभी के लिए एफ ही रखो और इसको ऐसा कर दो, एफ को लिख दो आप म्यू एम जी, ये नहीं चाहिए, म्यू एन रखते हैं, एफ इक्वल टू क्या रखते हैं, म्यू एन। एफ केवल इस तरफ आएगी तो म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा अपने को, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर। ये लिख लें। एफ की वैल्यू क्या होगी बेटा, म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, एम वी स्क्वायर बाई आर। कोई भी डाउट बेटा, इसको आप लोग लिख लो, लिख लो। अच्छा एक और चीज़, आप ऐसा करो, इसको इक्वेशन 1 नाम दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दो। मैं ऐसा करता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 1 करता हूँ, 2 डिवाइड बाई 1 करूँगा, म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, एन कॉमन जाएगा ना, एन म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एन कॉमन जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी। एम और एम कैंसिल किया, क्या आ गया बेटा, वी स्क्वायर बाई आर जी आ गया। समझ में आया? तो यहाँ से वी क्या आ रहा है बेटा, एन और एन कैंसिल हो गया, आर जी इस तरफ आ जाएगा, आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होल रूट ओवर। तो दैट इज द वेलोसिटी विथ विच इट विल ट्रेवल। हालांकि डायरेक्शन आपको थोड़ा घटिया लग सकता है, लेकिन इतना भी घटिया नहीं है। आपको बस क्या करना है, सारे फोर्सेस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तोड़ देना है। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। काइंडली इस चीज़ को नोट डाउन आप लोग कर लें। हाँ तो बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हालांकि इतना ज़्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं, इससे सवाल आते भी नहीं, मतलब बोर्ड सिलेबस में नहीं है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का चीज़ है ये। आप लोग देख सकते हैं जिसको देखना है। हालांकि जिनको सिर्फ बोर्ड्स करना है वीडियो आप बंद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब एक बार डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, व्हेन द बॉडी कवर्स अनइक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, when the body covers unequal angular displacement in equal interval of time, in equal interval of time। समझ में आया बच्चों? ठीक है, यानी कि जैसे कि आपने सपोज फैन को ऑन किया, तो फैन को जब ऑन किया तो फैन कैसे घूमता है, इधर देखें, स्टार्ट हुआ, स्पीड बढ़ी, बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ऐसे घूमता रहता है कि नहीं। जब तक फैन का स्पीड बढ़ रही है उसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा, या आप एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन बोल दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? या फैन को जब आपने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ किया तो कैसे घूम रहा होता है, धीरे धीरे स्पीड कम होती 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 फाइनली रुक जाती है। दैट इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और डिसेलरेटेड सर्कुलर मोशन। हालांकि हम सबको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहा है, उससे हटके कुछ भी होगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ अपने को समझ में आई कि पहली बात देख भाई, वेलोसिटी के दो पहलू होते हैं, वेलोसिटी के दो पहलू होते हैं। एक हो गया बेटा मैग्नीट्यूड, दूसरा हो गया डायरेक्शन। देख ये बात तो पक्का है कि सर्कुलर मोशन में है तो हर बार डायरेक्शन चेंज करेगा, हर बार डायरेक्शन चेंज करेगा। और डायरेक्शन कौन चेंज कराता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन चेंज कराता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज कराता है डायरेक्शन। और
ये बात भी तो है कि बॉडी का जो, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, यानी बॉडी की रफ्तार कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है, यानी बॉडी का टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी कि बॉडी का जो स्पीड है इस तरफ, बॉडी का जो स्पीड है इस तरफ, वो स्पीड भी तो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। यानी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, यानी यहाँ अभी 5 मीटर पर सेकंड, थोड़ा टाइम बाद 6 मीटर पर सेकंड, थोड़ा बाद 7 मीटर पर सेकंड, स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं? स्पीड जो चेंज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे बेटा? स्पीड चेंज हो रहा है यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंजेंशियल फोर्स। अलोंग द टेंजेंट एक फोर्स लग रहा होगा, तभी बॉडी अपना स्पीड को चेंज कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक बार निकालते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? v²/r। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑब्वियसली, सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? ऑब्वियसली dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो भी होता है आपका। समझ में आया? अब देखें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इस तरफ, अंदर की तरफ, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ। दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? इस तरफ। दैट विल बी नेट एक्सेलरेशन, दैट विल बी A नेट। ठीक है, तो A नेट कितना होगा बेटा? A नेट कितना होगा? √AT² प्लस AC²। AT क्या है बेटा? dv/dt² प्लस AC क्या है बेटा? v²/r। समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट नोट डाउन कर लें आप, जो जो बोर्ड में लिखा है बेटा नोट डाउन कर लो, बहुत बढ़िया चीज़ है ये सब। इसमें सवाल आते हैं, सवाल आप कर भी सकते हैं थोड़ा बहुत। कॉम्पिटिटिव लेवल में किताब खोल के आप कर भी पाएंगे। मैं मिटा रहा हूँ बेटा। इधर देखें, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक सवाल कराता हूँ, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है वेलोसिटी इक्वल टू, मान लो 2t² + 1। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बेटा 2 मीटर है। ठीक है, और 2t² + 2 बोल रहे। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या है बेटा? 2 मीटर। बोला है फाइंड A नेट एट t = 2 सेकंड। t = 2 सेकंड में नेट एक्सेलरेशन बोला है। पहली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा? v²/r। व्हाट इज द वेलोसिटी? 2t² + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई r। r की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 मीटर। ठीक है, 2 कितने टाइम पे निकालने बोला है? 2 सेकंड। 2 सेकंड पुट कर दे, 2 × 2² + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर 100, 100/2 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? हमारा AC आ गया। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे बेटा? टेंजेंशियल। वो क्या होता है बेटा? dv/dt। डिफ्रेंशिएट करें, 2t² + 2, इसका बेटा सिंपली हो जाएगा 40। टाइम का वैल्यू 2 सेकंड दिया हुआ है, पुट करें, कितना आ रहा है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A नेट क्या हो गया बेटा? A नेट क्या हो गया? ऑब्वियसली बात है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का वेक्टर सम, 50² + 8²। इसकी जो भी वैल्यू होती है आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी टाइप के सवाल होते हैं, क्योंकि थोड़े कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं। ठीक है, बेसिक्स यही है बेटा। समझ में आया? जो जो लिखा है बेटा आप नोट डाउन कर लो। हाँ, तो बच्चों अभी हम लोग डिफरेंस लिखेंगे बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो मतलब ऑब्वियसली ये नॉन यूनिफॉर्म तो है ही नहीं सिलेबस में, लेकिन तब भी जानने तो बढ़िया है। देखें भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन पहले, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ कॉन्स्टेंटली बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदल रही है तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वही एक फोर्स है जो आपको सर्कुलर पाथ में वापस लेके आता है। नेक्स्ट, इसमें क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगता है। मैं ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म है मतलब स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से घूमते रहेगा, इसमें स्पीड बेटा चेंज होता रहता है। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। देखें भाई, इसमें एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वो तो टुवर्ड सेंटर ही लगेगा ना। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, इसमें क्या है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है, एक टेंजेंशियल भी लग रहा है, दोनों मिल के रिजल्टेंट सेंटर की तरफ देने हैं क्या? नहीं। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो बॉडी कुछ एक एंगल में कुछ किसी और तरफ नेट एक्सेलरेशन है उसका। इसका नेट एक्सेलरेशन किस तरफ है बेटा?
सेंटर की तरफ। इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन किस तरफ है, किसी और तरफ है। आई होप समझ में आ गया होगा, बेसिक डिफरेंसेस है बेटा। तो यहीं पे खत्म होता है बेटा आज का लेक्चर।